Hello friends, welcome to my channel CBSE History and Science. I am Vijendra Nagda here with a new video of class 9 chapter 1 that is French Revolution. आज हम क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। 9th क्लास की हिस्ट्री जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है और वर्ल्ड हिस्ट्री में मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे रिवोल्यूशंस हुई है जिन्होंने आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड को बहुत सारा चेंजेस लाया है। बहुत सारे चेंजेस इस मॉडर्न वर्ल्ड में जो आए हैं इस 9th क्लास की जो हिस्ट्री है उसमें वो सारे चैप्टर्स दिए गए जिसने हमारे इस मॉडर्न वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, जिसमें फ्रेंच रिवोल्यूशन है, रशियन रिवोल्यूशन है, नाजीज़्म और जो फासिज्म है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर है। तो ये बहुत सारा जो इवेंट्स है इस मॉडर्न वर्ल्ड में हुए हैं उसमें से सबसे जो मेजर इवेंट है वो फ्रेंच रिवोल्यूशन को माना जाता है, फ्रांसीसी क्रांति को माना जाता है, क्योंकि आज की जो विश्व की जितने भी देश जो है डेमोक्रेटिक रूप में या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति से बहुत अधिक प्रभावित है। फ्रांसीसी क्रांति ने वर्ल्ड के लगभग प्रत्येक देश को प्रभावित किया है और वहाँ की शासन व्यवस्था में बहुत सारी जो मूलभूत बातें हैं, वहाँ के संविधान में बहुत सारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित है। तो ये विश्व का एक ऐसा इवेंट है जिसने पूरे विश्व में बहुत सारे परिवर्तनों को जन्म दिया है। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है हमारे आधुनिक विश्व का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में हम सभी को जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो आज हम इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में स्टडी करने से पहले सबसे पहले हमें फ्रेंच या फ्रांस देश की लोकेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस जो है यूरोप का एक देश है, यूरोप महाद्वीप का एक देश है। और अगर हम बात करें तो ये जो यूरोप का जो एक तरह से सबसे बड़ा देश इसको हम कह सकते हैं, ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, ये फ्रांस देश है। और इसके जो पड़ोसी देशों में स्पेन है, फिर स्विट्ज़रलैंड इसका एक पड़ोसी देश है, फिर डच रिपब्लिक या हॉलैंड जिसको कहा जाता है, नीदरलैंड वो भी है, फिर ऑस्ट्रिया जो है वो इसका पड़ोसी है, फिर जर्मनी के बहुत सारे छोटे छोटे राज्य जो हैं ये उसी पीरियड का है जिस पीरियड का हम स्टडी कर रहे हैं, उस टाइप का मैप है जिसमें हम देख सकते हैं बहुत सारे स्मॉल स्टेट जर्मन स्टेट्स जो हैं वो यहाँ पर हैं। और उसी जर्मनी का सबसे बड़ा स्टेट प्रूशिया जो है वो भी यहाँ पर स्थित है। फिर उस समय वर्ल्ड का एक मेजर पावर था ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया का एक बहुत बड़े क्षेत्र पर यूरोप में अधिकार था। हैब्सबर्ग डायनेस्टी वहाँ की कही जाती है। तो ये ऑस्ट्रिया का राज्य है और उसके बाद पोलैंड का आता है और पोलैंड के बाद फिर रशिया का राज्य आता है। और इधर जो है ओटोमन एम्पायर का था। फ्रांस का ही पड़ोसी देश इटली जो है उस समय छोटे छोटे बहुत सारे राज्यों में डिवाइडेड था, पिडमोंट, नेपल्स, पैपल स्टेट्स और ये सारे जो है वो यहाँ दे रखे हैं। तो ये जो है यूरोप की लोकेशन, और इसमें जो है फ्रांस का सबसे बड़ा कंपटीटर जो है ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड को माना जाता है। वो एक आइलैंड वाला देश है जो फ्रांस से बिल्कुल पास में इंग्लिश चैनल द्वारा जुड़ा हुआ है, दोनों के बीच में समुद्र है जिसे इंग्लिश चैनल कहा जाता है। तो ये है यूरोप के मानचित्र में फ्रांस की लोकेशन। और इसी फ्रांस में जो है 1789 में जो क्रांति होती है जिसे फ्रेंच रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो आज हम इस फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले इस रिवोल्यूशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण ईयर्स हैं और डेट्स हैं जिसकी जानकारी सभी को होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति इन सारे वर्षों में होने वाली घटनाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित रही है। तो सबसे पहली घटना या सबसे पहला जो वर्ष है जो जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित, वो है 1756 से 1763 का ये जो ईयर है। ये वो समय है जब वॉर ऑफ 7 years वॉज फॉउट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 7 वर्षीय युद्ध हुआ था जो कि लड़ा अमेरिका और इंडिया में गया था, लेकिन इन दोनों ही जगहों पर लड़े गए 7 years वॉर का इस फ्रांसीसी क्रांति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो इस क्रांति को समझने के लिए ये बैकग्राउंड में ये जो ईयर है 1756 से 1763 का वॉर ऑफ 7 years बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा महत्वपूर्ण ईयर्स है 1774, और इस ईयर में जो घटना हुई थी वो था लुई 16 बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस। और लुई 16 जिस डायनेस्टी का था, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, बर्बन डायनेस्टी जो है उसका ये लुई नाम का 16th राजा जो है 1774 में फ्रांस की गद्दी पर
बैठता है। फिर तीसरी महत्वपूर्ण घटना जो ईयर्स आपको याद रखने हैं, दैट इज 1772 से 1776 का पीरियड है, जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया था। अमेरिका जो है इंग्लैंड से स्वतंत्रता के लिए वहाँ की 13 कॉलोनियों ने जो है एक युद्ध जो है चल गया था, और उस युद्ध में फ्रांस ने जो है अमेरिकन कॉलोनियों का साथ दिया था, और उसकी वजह से इस फ्रांस के ऊपर करोड़ों डॉलर्स या लिब्रे का जो है कर्जा हो गया था, और वो कहीं ना कहीं इस फ्रांसीसी क्रांति के लिए इनडायरेक्ट रूप से या डायरेक्ट रूप से जिम्मेदार रहा था। तो ये जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, इसको और उसके पीरियड का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद अगर इस क्रांति की तत्कालिक घटनाओं का अध्ययन करें तो 3 महत्वपूर्ण डेट्स याद आपको रखनी है। एक है 5 मई 1789, जब लुई 16 जो है फ्रांस की जो एस्टेट जनरल है, जिसको असेंबली कह सकते हैं, उस एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता है नए टैक्स लगाने के प्रपोजल के साथ। ये मीटिंग बुलाई जाती है 5 मई 1789 को, और इन्हीं मीटिंग के बाद जो है वहाँ पर ये तीनों एस्टेट्स के बीच कुछ समस्याएं होती है, और उसको लेकर 20 जून 1789 को जो है टेनिस कोर्ट की शपथ ली जाती है, और उसी टेनिस कोर्ट की शपथ के द्वारा इस एस्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया जाता है। और इस टेनिस कोर्ट की शपथ में 2 बहुत महत्वपूर्ण लोगों का योगदान रहा था, मिराबो और एबिसियास। मिराबो जो है नोबिलिटी सेक्शंस का एक रिच जो है पर्सन था, और एबिसियस एक क्लर्जी था। दोनों ही फर्स्ट और सेकंड एस्टेट से आते थे, लेकिन ये थर्ड एस्टेट के मेंबर थे, और थर्ड एस्टेट के प्रति इनकी बहुत सहानुभूति रही थी। और उसके बाद जो है नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट डेट जिस दिन फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ माना जाता है, दैट इज 14 जुलाई 1789। इसी दिन जनता की एक बहुत बड़ी उग्र भीड़ ने बैस्टिल नाम की जो एक कारागृह जेल थी या एक फोर्ट था, उस फोर्ट को जो है वो नष्ट कर दिया था, और उसी दिन को फ्रांसीसी क्रांति का जो है प्रारंभ माना जाता है। बहुत सारे रीज़न थे, जिसमें जो है बहुत भयंकर सर्दियाँ पड़ी थी, पूरी फसलें ख़राब हो गई थी, ब्रेड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और महिलाएं और बच्चे भूखे थे, और इन भूखे बच्चे गुस्से में महिलाओं ने क्या किया, जो है वो बेकरी शॉप्स पर अटैक करना शुरू कर दिया था, और राजा ने सेनाओं को बुला लिया था, और इस तरह की कंडीशंस हो गई थी कि 14 जुलाई 1789 को ये क्रांति प्रारंभ हो गई। तो इस क्रांति से रिलेटेड ये सारी डेट जो है बैकग्राउंड में आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना। तो मैंने शॉर्ट में इन सबको बताया, आगे हम डिटेल में इनके बारे में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कि 14 जुलाई 1789 को कब और कहाँ क्या हुआ। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। फ्रांस में जो है एक अलार्मिंग सिचुएशन बन गई थी, और क्यों बन गई थी, क्योंकि उस समय जो है द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इन टू द सिटी। राजा ने सेना को शहर में घूमने का आदेश दे दिया था। रूमर स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन, और ऐसी अफवाह फैल रही थी कि राजा ने सेना को ये भी आदेश दे दिया है कि वो जल्द ही लोगों पर गोलियां भी चला देंगे। सम 7,000 मैन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। 7,000 से अधिक लोग जो है टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हो गए थे, एंड डिसाइडेड टू फॉर्म ए पीपल्स मिलिटिया, और उन्होंने इस राजा की सेना के अगेंस्ट में जनता की एक सेना बनाने का निश्चय कर लिया। दे ब्रॉक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स, और इस जनता सेना ने बहुत सारी सरकारी बिल्डिंगों पर हमले कर दिए, जहां से वो हथियार प्राप्त कर सके। हथियारों की प्राप्ति के लिए हमले किए गए थे। तो इस तरह से फ्रांस में जो है उस दिन पेरिस में बहुत क्रिटिकल सिचुएशन जो है क्रिएट हो गई थी। फिर फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड, हजार मतलब सैकड़ों लोगों का एक समूह जो है मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी, शहर के पूर्वी भाग की तरफ गया, एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन। और बास्तिल का जो फोर्ट्रेस प्रिजन था, एक किले नुमा जो है जेल थी, वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड एम्यूनिशन, जहाँ पर उन्हें आशा थी कि उन्हें बहुत अधिक जो है हथियारों का भंडार मिलेगा, वहाँ पर उन्होंने हमला कर दिया। इन द आर्म फाइट दैट फॉलोड, उसके बाद वहाँ पर जो पुलिस या गार्ड्स थे उनके साथ उनका एक छोटा मोटा झगड़ा हुआ। द कमांडर ऑफ द बास्तिल वॉज किल्ड, और उस किले का जो कमांडर था उसको इस जनता सेना ने मार दिया। एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड, और उस किले के अंदर जो जेल में बंद थे वो सारे कैदी छोड़ दिए गए। दो देर वर ओनली 7 ऑफ देम, लेकिन
वहाँ पर सिर्फ 7 ही कैदी थे, लेकिन येट द बास्टिल वॉज हेटेड बाय ऑल। लेकिन उस बास्टिल की जेल को जनता के, सामान्य जनता के ज़्यादातर लोग नफरत करते थे, बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। ये राजा की उस निरंकुश सत्ता का एक प्रतीक था, और इस निरंकुश सत्ता के प्रतीक को तोड़ना जनता चाहती थी, इसलिए उन्होंने उस पर अटैक कर दिया और उन कैदियों को वहां से छुड़वा दिया। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और यही घटना जो है फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ मानी जाती है, यानी बास्तिल के उस कारागृह का टूटना, वहीं से बास्तिल ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन प्रारंभ होती है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अगर पूरी डेफिनेशन देखी जाए तो अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। एक घटनाओं का वह क्रम सीरीज जिसमें लास्ट में फ्रांस के राजा को फांसी पर चढ़ा दिया गया, गिलेटिन पर चढ़ा दिया गया था, उसकी हत्या हो जाती है। तो वो सारी घटनाओं के उस क्रम को ही फ्रांसीसी क्रांति कहा जाता है, और उसके बाद फ्रांस जो है एक रिपब्लिक के रूप में वर्ल्ड के सामने आता है। तो ये थी वो घटना जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। लेकिन ये एक ही दिन की घटना थी, इसके बाद बहुत वर्षों तक फ्रांस में बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारी घटनाएं हुई, और आगे जाकर जो है इन सारी घटनाओं ने विश्व की परिदृश्य को बदल दिया, फ्रांस को बदल दिया, दुनिया को बदल दिया। तो ये है वो फ्रांसीसी क्रांति। अब हम एक एक करके सबसे पहले इस क्रांति के कारणों को जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कारण थे जिसकी वजह से फ्रांस में ये क्रांति प्रारंभ हुई। और किसी भी जगह कोई क्रांति होती है तो वो उस समय ही प्रारंभ नहीं होती, उसके इतिहास में उसके बहुत सारे कारण छिपे रहते हैं। तो इस फ्रांसीसी क्रांति के भी इतिहास को जानते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर बहुत सारे कारण आपके सामने दिए गए हैं, कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये जो है दे रखे हैं, जिसमें सबसे मेजर जो है वो दे रखा है, पॉपुलेशन वॉज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट्स। फर्स्ट वन वॉज क्लर्जी, सेकंड नोबिलिटी, एंड द थर्ड वन वॉज द थर्ड स्टेट वेयर मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है। ये पहला कारण था कि यहाँ की जनता जो है वो 3 असमान वर्गों में बटी हुई थी, और तीनों में जो है बहुत अधिक असमानताएं थी। इनको आगे हम एक एक करके समझेंगे। दूसरा, फ्रांस वाज एन एब्सोल्यूट मोनार्की विथ अ वीक मोनार्क। फ्रांस जो है एक निरंकुश राज व्यवस्था थी, एक निरंकुश शासन व्यवस्था थी, जिसमें राजा जो है उस समय बहुत वीक था, कमजोर था। किंग लुई 16 जो है वो एक कमजोर राजा माना गया था। ही प्रिफर्ड पर्सनल इंटरेस्ट टू कोर्ट इंटरेस्ट। किंग लुई जो था वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को पूरा करने के लिए जाना जाता था। ही स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज वाइफ मैरी एंटोनेट, और उस लुई 16 पर उसकी पत्नी का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, और उसकी पत्नी थी मैरी एंटोनेट। इसका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैरी एंटोनेट। तो ये भी याद रखना कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रभावित रहता था, और पत्नी जो है उसके शासन को बहुत प्रभावित करती थी। ही वॉज इनकेपेबल ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव एक्शन, और वह बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूत निर्णय लेने में असक्षम था। तो एक इनकेपेबल राजा होना भी इस क्रांति का एक बड़ा कारण माना जाता है। फिर उसके बाद था फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। फ्रांस में बहुत सारे वित्तीय कठिनाइयाँ, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ चुकी थी, जिसकी वजह से ये क्रांति प्रारंभ मानी जाती है। और ये क्या थी? गवर्नमेंट हैड लार्ज डेब्ट्स विथ हैवी इंटरेस्ट। फ्रांस के ऊपर करोड़ों अरबों लिब्रों का जो है कर्जा हो चुका था, और जिन लोगों ने भी और जिन देशों ने भी फ्रांस को ये कर्जा दिया था वो उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, ब्याज ले रहे थे, और फ्रांस की इनकम का बहुत बड़ा पार्ट सिर्फ इस ब्याज को चुकाने पर ही खर्च हो रहा था। और ये इतना अधिक बढ़ चुका था कि राजा के पास इतना पैसा भी नहीं बचा था कि वो इस ब्याज को चुका पाए। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है। ओवर एम्बिशियस वॉर्स, साथ ही साथ फ्रांस अपने इस कुछ समय के बैकग्राउंड में उतनी ज़्यादा युद्धों में इन्वॉल्व हो चुका था, और उन युद्धों में इतना ज़्यादा कर्जा उसको लेना पड़ा था कि जिसकी वजह से फ्रांस में ये फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। इस फाइनेंशियल क्राइसिस की 2 वजह थी। एक तो ओवर एम्बिशियस वॉर्स, जिसमें हम जो 7 ईयर्स वॉर्स 1756 से लेकर 63 तक लड़ा गया था, वो एक बहुत खर्चीला युद्ध साबित हुआ फ्रांस के लिए। और दूसरा जो तो अमेरिकाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, जिसमें भी बहुत अधिक खर्चा फ्रांस को उठाना पड़ा था। ठीक है, बहुत अधिक जो है ये हुआ। और दूसरा जो फाइनेंशियल क्राइसिस का रीज़न था वो ये था कि फ्रांस में दरबारी खर्चा, कोर्ट का खर्चा, राजा और राज परिवार का खर्चा इतना अधिक था, बहुत अधिक अनलिमिटेड मात्रा में पैसा जो है वो खर्च होता था। राजा ने बहुत अधिक पैसा अपने पर्सनल, अपनी पत्नी, महलों के बनाने में खर्च कर दिया, शाही शान और शौकत में बहुत अधिक पैसा खर्च हो जाता था, और ये जो था वो फाइनेंशियल क्राइसिस का एक दूसरा रीज़न था। और अब इस फाइनेंशियल क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए राजा ने जो है नए टैक्स लगाने के बारे में सोचा। नोबल्स वर डिटरमिन नॉट टू गिव अप द
दैट टैक्स कंसेशन। और यहाँ पर ये एज पर द जो ओल्ड रिजिम, यहाँ का जो पुरानी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अंतर्गत फ्रांस में जो है फर्स्ट टू एस्टेट जो क्लर्जी और नोबिलिटी थे वो टैक्स नहीं पे करते थे और न ही वो भविष्य में भी करना चाहते थे, और सिर्फ थर्ड एस्टेट को ये टैक्स पे करने थे। द पीजेंट्स इन द ब्यूरोक्रेसी वर अनहैप्पी बिकॉज दे हैड टू पे ऑल द टैक्सेस। और इस फ्रांस में फाइनेंशियल क्राइसिस में एक और बहुत बड़ी समस्या थी कि जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो ही टैक्स पे करते थे और वो अकेले टैक्स पे नहीं करना चाहते थे, वो डिससेटिस्फाई थे इस पुरानी जो ट्रेडिशन थी उसको वो बदलना चाहते थे। फिर जो फोर्थ मेन रीज़न जो यहाँ पर दिया गया है, फ्रांस सेंड ट्रूप्स एंड सप्लाइज टू एड द अमेरिकन रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, एक बड़ा कारण जो है अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था, उस स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने अमेरिकन रिवोल्यूशनरी की मदद करने का निश्चय किया था इंग्लैंड के अगेंस्ट में, और इस मदद में उसको बहुत अधिक मात्रा में अपने देश के सैनिकों और उसके साथ ही साथ बहुत अधिक मात्रा में जो है धन का व्यय करना पड़ा। इंट्रोडक्शंस टू रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, और इस धन के साथ ही साथ इस अमेरिका वॉर ने फ्रांस को दूसरी तरह से प्रभावित किया कि बहुत सारे सैनिक जो अमेरिका वॉर में लड़ने के लिए गए थे वो वहाँ पर उस वॉर में जो आइडियाज़ थे, रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है, एक निरंकुश शासन व्यवस्था के खिलाफ अमेरिका जो है लड़ रहा था, टायरनी के अगेंस्ट लड़ रहा था अमेरिकन लोग, तो उस आइडिया ने फ्रांसीसी सैनिकों को भी प्रभावित किया। अ रिपब्लिक इज ए सौ सुपीरियर टू ए मोनार्की, और रिपब्लिक जो होता है, गणतंत्र होता है, वो मोनार्की से भी ऊपर होता है। इस तरह के विचारों से वहाँ के जो सैनिक है वो प्रभावित हो रहे थे। लिबरल फ्रीडम्स फॉर ऑल मैन, सभी लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उदारवादी विचार जो है वो उनको प्रभावित कर रहे थे। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, और जब लोगों पर अमेरिकी वॉर का एक बड़ा नारा था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, फ्रांस में भी यही हो रहा था कि जो थर्ड एस्टेट था उसको सारे टैक्स पे करने थे, लेकिन उनका कोई उस एस्टेट जनरल में रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो ये सारे आइडियाज़ जो हैं वो फ्रांसीसी जनता को इस अमेरिकी वॉर से मिले और इन विचारों ने उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। फिर चौथा और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि इस समय एक नव जागरण का, एक एनलाइटनमेंट का पीरियड फ्रांस में स्टार्ट हो गया था। बहुत सारे नए नए आइडियाज़ जो हैं फ्रांसीसी लोगों के बीच इस समय घूम रहे थे। बड़े बड़े फिलोसोफर्स और जो वहाँ के स्कॉलर्स थे, उन्होंने कुछ ऐसी बुक्स लिखी, ऐसे विचार जो है वो लोगों को दिए जो लोगों को बहुत ज़्यादा आंदोलन करने के लिए एग्रेसिव जो है उनको बना रहे थे। और इसमें तीन बड़े व्यक्ति थे जिनके नाम जॉन लॉक, जीन जैक रूसो और वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू, ये जो तीन चार बड़े बड़े विचारक दार्शनिक थे, उनकी बुक्स और उनके आइडियाज़ ने लोगों में जो इस क्रांति के लिए बहुत ज़्यादा एक बैकग्राउंड तैयार कर दिया था। अब अपील टू ब्यूरोक्रेसी ग्रीवेंस, ठीक है, चैलेंजेस द एब्सोल्यूट राइट टू रूल, ठीक है, इन लोगों ने राजाओं के रूल और उसके अगेंस्ट में बहुत अच्छा एक माहौल तैयार कर दिया। लिबरल सोसाइटी कैन फ्लोरिश विद फ्री कॉमर्स, ठीक है, बाजार में जो कंट्रोल था, बॉन्डेजेस थे, बहुत सारे बैन लगे हुए थे, उन सब को हटाकर एक लिबरल सोसाइटी के ये सब जो है स्थापना करना चाहते थे। तो ये सारे मेजर रीजंस है। ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें शॉर्ट में आपको सारे कारण जो है वो डिस्क्राइब किए हुए हैं। आगे डिटेल में ये एक एक करके कारण भी हम देखेंगे कि क्या क्या मेजर जो है वो कारण रहे थे और किन किन लोगों का योगदान था इस फ्रांसीसी क्रांति में। तो ये एक जो है बहुत छोटे से शॉर्ट वे में मैंने सारे क्रांति से रिलेटेड कारणों को आपके सामने डिस्क्राइब कर दिया है। अब हम जो है डिटेल में चलते हैं कि कौन कौन से मेजर रीजंस थे। तो सबसे पहला रीज़न था आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी फ्रॉम द अमेरिकन रेवोल्यूशन। इस फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा मेजर रीज़न था अमेरिकी क्रांति से जो है स्वतंत्रता और समानता के जो दो नए आइडियाज़ लोगों को मिले और फ्रांसीसी जनता उनसे बहुत प्रभावित थी और वो चाहती थी कि उनके देश में भी इस तरह की लिबर्टी और इक्वलिटी सभी लोगों को मिले। तो अमेरिकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है एक बहुत बड़ा कारण था इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। दूसरा था एनलाइटनमेंट आइडियाज थ्रू टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट बाय जॉन लॉक। इस समय नए नए विचार जो आ रहे थे उसमें जॉन लॉक द्वारा लिखी गई पुस्तक जो थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उसने शासन व्यवस्था से रिलेटेड बहुत सारे नए नए विचार लोगों में जो है दिए थे, नए विचार
से प्रभावित किया था। फिर जीन जैक रूसो की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता करके बुक है, बहुत ही प्रसिद्ध बुक रही है। और रूसो जो एक बहुत बड़े विचारक रहे जिसने इस फ्रांसीसी क्रांति को बहुत प्रभावित किया था, तो उनकी बुक ने भी लोगों में जो है सामाजिक जो ये व्यवस्था थी, थ्री एस्टेट्स का जो असमान डिवीज़न था, उसके अगेंस्ट में लोगों में माहौल बनाने का काम इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की पुस्तक ने किया था। और तीसरा था द स्पिरिट ऑफ लॉ बाय मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू की पुस्तक जो स्पिरिट ऑफ लॉ थी, उसने भी लोगों में बहुत अधिक जो है एक एटमॉस्फेयर बनाने में बड़ा योगदान दिया था। ये तीनों ही विचारक जो है फ्यूडल प्रिविलेजेस जो मिले हुए थे नोबल्स और क्लर्जी सेक्शंस को, उगे उसके अगेंस्ट थे। ठीक है, ये तीनों ही विचारकों ने बहुत सारे टैक्सेशन जो व्यवस्था थी फ्रांस में जो प्रचलित थी, जिसमें फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को कोई टैक्स नहीं देना था, जबकि थर्ड एस्टेट को बहुत सारे टैक्स देने पड़ते थे, उनके अगेंस्ट में एक माहौल तैयार किया था। और उसी की वजह से वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल वर ब्रोकन इन हंगरी। देश की बहुत बड़ा जनता का वर्ग, 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन भूखी थी, गरीब थी, और उनके पास किसी तरह के कोई रिसोर्सेज नहीं थे, और उनको सारे टैक्सेस देने पड़ते थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे टैक्सेस उनको ही देने पड़ते थे। डायरेक्ट टैक्स में दो बड़े इंपॉर्टेंट टैक्स थे जो फ्रांसीसी जनता को बहुत परेशान किए थे। उसमें एक चर्च का टैक्स था, टी थे, अ टैक्स लेविड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, टी थे एक टैक्स जो चर्च द्वारा लिया जाता था, वो जो है किसानों की इनकम का 1/10, ठीक है, 10% किसानों से लिया जाता था, और ये टैक्स से जनता बहुत परेशान थी। दूसरा टैक्स टेली था जो कि डायरेक्ट टैक्स था जो सरकार द्वारा किसानों से वसूल जाता था। इसके अलावा बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जिससे जनता परेशान थी। बेगार ली जाती थी, किसानों को मैनर्स की जागीरों में, और जो नाइट्स होते थे, जो लॉर्ड्स होते थे, उनके यहाँ काम करना पड़ता था, स्लेव्स के रूप में रहना पड़ता था, और उनके बहुत सारे कस्टम ट्रेडिशंस जो थे वो जो है ये स्लेव्स और नोबिलिटी सेक्शंस जो है उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। तो ये सारे जो है डिवीज़न ऑफ सोसाइटी जो था तीन एस्टेट में, उससे जनता परेशान थी। फिर वास्ट मेजोरिटी वर इन द लोएस्ट स्टेट, और देश की ज़्यादातर जनसंख्या जो थर्ड एस्टेट लोएस्ट स्टेट में आती थी, ओल्ड रेजिम जिसको कहा जाता है, इज यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। फ्रांस में जो 1789 से पहले का जो थ्री एस्टेट में डिवीज़न था, उसी को ओल्ड रेजिम भी कहा जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि फ्रांस के तीन एस्टेट कौन कौन से थे और उसमें किस तरह से जनता का डिवीज़न था। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है, उस ग्राफ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि तीन जो सेक्शन थे उसमें क्लर्जी, नोबिलिटी और जो कॉमनर्स थे, या थर्ड एस्टेट जिसको कहा जाता था। क्लर्जी सेक्शन जो था वो देख सकते हैं देश की पॉपुलेशन में 10% से भी कम लोग थे, और वो जो नोबिलिटी है वो उसकी जो पॉपुलेशन है वो 22-3% के आसपास थी, और बाकी जो है 65% से ज़्यादा लोग जो थे वो इस कॉमनर या थर्ड एस्टेट के थे। और इनके पास जो है लैंड ओनरशिप, यहाँ देख सकते हैं कि क्लर्जी के पास जो है यहाँ की 10% से ज़्यादा लैंड उनके पास थी, जबकि पॉपुलेशन में, ये देखिए पॉपुलेशन यहाँ पर दे रखा है, पॉपुलेशन जो है 1% से भी कम थी इन दोनों की, क्लर्जी और नोबिलिटी की, और 99% के आसपास ये जो है थर्ड एस्टेट के लोग थे। लेकिन लैंड ओनरशिप इनके पास बहुत कम थी, साथ ही साथ टैक्स जो है सारे के सारे जो है वो थर्ड एस्टेट को देने पड़ते थे। तो पॉपुलेशन में इतना ज़्यादा फर्क था, टैक्सेशन और लैंड ओनरशिप में इतना ज़्यादा डिवीज़न था कि जिसकी वजह से थर्ड एस्टेट के लोग जो है बहुत ज़्यादा अपने को इनडिस्क्रिमिनेट या जो है महसूस करते थे, और इसको वो हटाना चाहते थे। अब शुरुआत कहाँ से होती है इस सामाजिक व्यवस्था या फ्रेंच रिवॉल्यूशन की? तो उसकी शुरुआत होती है 1788 में, जब किंग लुई 16 जो है उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। और पैसा क्यों चाहिए होता है? अभी हमने देखा था कि फ्रांस वॉज इन डीप डेप्ट, फ्रांस के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका था, फ्रांस बिकेम बैंकरप्ट, दिवालिया हो चुका था देश के पास कुछ पैसा, खजाना में कोई पैसा नहीं था। फाइटिंग द ब्रिटिश ड्यूरिंग द 7 years वॉर इन जो है फ्रांस इंडियन वॉर जो अमेरिका और इंडिया में लड़ी गई थी, फिर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया था। इसकी वजह से फ्रांस जो है उसके ऊपर करोड़ों डॉलर का खर्चा हो चुका था। और तीसरा जो हमने पहले देखा था कि दरबार और राज परिवार पर बहुत ज़्यादा खर्च होता था, जिसमें यहाँ पर वर्सलीज का जो पैलेस था उसको बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा जो है लुई 16 कर रहा था। और इन सारे कारणों की वजह से उसके पास पैसे की बहुत कमी हो गई थी, और पैसे की कमी को पूरा करने के लिए लुई ने जो है क्या किया, एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई, एस्टेट जनरल की मीटिंग उसने
बुलाई। ये एस्टेट जनरल क्या होता है? तो एस्टेट जनरल जो है ये सिमिलर टू पार्लियामेंट, हमारी देश की जो संसद है उसी टाइप से है। फ्रांस का जो रूल था उसके अनुसार राजा जो है वो कोई भी नया टैक्स एस्टेट जनरल से जो है परमिशन लेकर ही लगा सकता है। तो लुई जो है वो नए टैक्स लगाना चाहता था और इसलिए उसने एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई, जो मोर देन 100 ईयर्स तक नहीं बुलाई गई थी। 100 सालों से भी ज़्यादा समय हो चुका था, एस्टेट जनरल की कोई मीटिंग नहीं हुई थी और अब एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। एस्टेट जनरल जो था वो उसमें रिप्रेजेंटेटिव होते थे तीनों एस्टेट से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो क्लर्जी, नोबिलिटी और जो थर्ड एस्टेट था। तीनों एस्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव इसकी पार्ट होते थे। फर्स्ट एस्टेट जिसको कहा जाता है उसमें क्लर्जी यानी चर्च के लोग होते थे, जिनकी पॉपुलेशन देख सकते हैं बहुत कम था, रिप्रेजेंटेशन लेकिन उनका इक्वल था। सेकंड एस्टेट नोबल्स जिसको कहा जाता है, इसकी भी पॉपुलेशन बहुत कम है लेकिन रिप्रेजेंटेशन इनका भी इक्वल था। और थर्ड एस्टेट जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल था, जिसमें सभी होते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, आर्टिस्ट, फार्मर्स, पीजेंट, सिटी वर्कर्स, मतलब लॉर्ड्स और क्लर्जी के अलावा देश की जनसंख्या के सारे लोग जो है वो थर्ड एस्टेट का पार्ट होते थे। और ये तीनों के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एस्टेट जनरल में चुने जाते थे और उस ये एस्टेट जनरल ही राजा को टैक्स, नए टैक्स लगाने की परमिशन देती थी। अब एस्टेट जनरल का जो वोटिंग फॉर्मूला था वो क्या था उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो एस्टेट जनरल में जो फर्स्ट एस्टेट था उसमें 300 मेंबर्स होते थे। एस्टेट फर्स्ट जो एस्टेट था, क्लर्जी सेक्शन था, उसके 300 मेंबर्स होते थे और उन 300 लोगों का एक ही वोट माना जाता था। ठीक है, वो मतलब क्लर्जी जो है सेक्शन वो 1 वोट उसका कंसीडर किया जाता था। टोटल 300 रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें होते थे। सेकंड एस्टेट था, उसके भी मेंबर्स जो है 300 होते थे और उसका भी 1 वोट कंसीडर किया जाता था। और थर्ड एस्टेट जो होता था वो देख सकते हैं हम, उसमें 600 मेंबर्स थे क्योंकि ये जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन था, लेकिन इसका भी 1 ही वोट माना जाता था। और जो डिसीजन था वो इस तरह से लिया जाता है कि 2 वोट जिस फेवर में आ जाएंगे वो माना जाएगा। यानी फ्रांस के राजा को नए टैक्स लगाने हैं तो अगर क्लर्जी और जो है नोबिलिटी सेक्शन उसके फेवर में आ जाता है तो राजा जो है टैक्स लगा पाएगा, भले ही थर्ड एस्टेट उसके अगेंस्ट हो। और जनरली होता भी यही था कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट राजा को हमेशा फेवर करते थे और इन दोनों की वजह से राजा जो है अपनी मन मर्जी करता था। ठीक है, तो थर्ड एस्टेट की सिचुएशन ऐसी थी कि वो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थे लेकिन डिसीजन में उनका कोई रोल नहीं होता था। वो किसी भी तरह से किसी भी डिसीजन को बदल नहीं सकते थे। उनके डिसीजन का या उनके होने ना होने का कोई मतलब नहीं होता था इस एस्टेट जनरल में। तो ये एस्टेट जनरल में ये जो वोटिंग पैटर्न था, इस पैटर्न के अगेंस्ट में इस बार इस थर्ड एस्टेट के लोगों ने डिमांड रखी। दे डिमांडेड फॉर चेंज, वो इस व्यवस्था को बदलना चाह रहे थे। थर्ड एस्टेट वांट्स टू चेंज वोटिंग प्रोसीजर, वो इस वोटिंग प्रोसीजर जो 1 एस्टेट 1 वोट का सिस्टम था उसको बदलना चाह रहे थे। वो क्या चाह रहे थे कि जितने रिप्रेजेंटेटिव उतने वोट हों, ईच रिप्रेजेंटेटिव हैज़ 1 वोट जो है इस तरह से हो। तो ऐसे में थर्ड एस्टेट की जो 600 मेंबर्स होंगे तो उनके वोट की वैल्यू रहेगी और इस तरह से वो भी किसी भी निर्णय में अपनी निर्णायक भूमिका निभा सकेंगे। तो उन्होंने इस वोटिंग पैटर्न को चेंज करने की डिमांड रखी, लेकिन वो डिमांड जो है वो नहीं मानेगी। दे वॉन्ट टू एस्टेब्लिश अ नेशनल असेंबली वेर ईच रिप्रेजेंटेटिव हैज़ अ वोट, वो हर रिप्रेजेंटेटिव का एक वोट चाह रहे थे और इस एस्टेट जनरल को वो नेशनल असेंबली की तरह बनाना चाह रहे थे। लेकिन उनकी इस डिमांड को जो है राजा द्वारा नहीं माना गया। किंग लुई रिस्पॉन्स वॉज नो 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 वे, आंट गोना हैपन, फॉर गॉट about it, no, you not on my watch, not here, not now, not ever। ठीक है, तो राजा जो है थर्ड एस्टेट की इस डिमांड को नहीं माना और ये जो ईच रिप्रेजेंटेटिव हैज़ 1 वोट की जो डिमांड है वो नहीं मानी गई। तो ऐसे में थर्ड एस्टेट ने इस बार जो है अपनी इस डिमांड को पूरा करने के लिए जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग कदम उठाया और उन्होंने क्या किया, मई 1788 में रिप्रेजेंटेटिव्स मैट ऑन अ इंडोर टेनिस कोर्ट एंड प्लेज दैट दे वुड नॉट लिव अंटिल द किंग एग्रीज टू देयर डिमांड्स। 1789 को, ठीक है, ये जो है थर्ड एस्टेट जो है वो
ये डिसाइड करता है कि जब तक उनकी डिमांड नहीं मानी जाती वो जो है अलग नहीं होंगे, और वो एक टेनिस कोर्ट में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पर ये शपथ लेते हैं कि जब तक उनकी डिमांड नहीं मानी जाएगी वो जो है अलग नहीं होंगे। और इसी को जो है द टेनिस कोर्ट ओथ कहा जाता है। और ये यहाँ से एम्बेरेसिंग सिचुएशन बन जाती है कि राजा के डिसीजन के अगेंस्ट में थर्ड एस्टेट के लोग एक इतना बड़ा डिसीजन ले लेते हैं। राजा जो है ऐसी सिचुएशन, अब उसको राजा को तो टैक्स लगाने हैं, नए टैक्स लगाना चाहता था, लेकिन सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल हो जाती है और फाइनली जो है राजा को मानना होता है, वो एग्री हो जाता है। इस एस्टेट जनरल को वो नेशनल असेंबली के लिए मान जाता है और इस तरह से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल असेंबली डिक्लेयर हो जाती है। जो एस्टेट जनरल है वो अब नेशनल असेंबली बन जाती है और इस तरह से थर्ड एस्टेट में, जिसमें जनता के भूखे गरीब वर्ग के लोग थे, बहुत ही एग्रेशन गुस्से में थे, वो सारे सब इकट्ठा हो जाते हैं और इस एस्टेट जनरल को नेशनल असेंबली में चेंज करा देते हैं। और यहीं से इस एस्टेट जनरल में इस थर्ड एस्टेट की जो है जीत होना निश्चित होता है और यहाँ से उनका जोश उत्साह बढ़ जाता है। इनको लीड करने वाले दो लीडर थे जिसमें मीराबे और एबेसियस के नाम मैंने पहले बताए थे। ये दोनों ही फर्स्ट और सेकंड सेक्शन से या एस्टेट से आते थे, लेकिन इनमें थर्ड एस्टेट के प्रति बहुत सहानुभूति थी और उनका बहुत ही अच्छी तरह से लीडिंग करते हैं और इनकी लीडरशिप में जो है उनकी डिमांड नेशनल असेंबली की एक्सेप्ट हो जाती है। अब ये जो थर्ड एस्टेट था वो जब उन्हें सफलता मिलने लगती है तो वो अब रुकता नहीं है, लेकिन सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि थर्ड एस्टेट जो है वो एक तरह से जीतने लगता है। तो ऐसे में राजा जो है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सेना को बुला लेता है। ट्रुप्स जैसे ही आती है, ट्रुप्स आने की स्थिति में जनता का जो ये वर्ग है, थर्ड एस्टेट है, वो जो है अचानक से उग्र हो जाता है और यहीं से वो बास्तिल डे की घटना होती है जो कि 14 जुलाई 1789 को होती है, जब फार्मर्स, पीजेंट्स और ये सब जो है टैक्स के अगेंस्ट में, और देश में उस समय जो स्थिति थी कि भूखमरी थी, खाने पीने की समस्याएं थी, ब्रेड जो है वो नहीं मिल पा रही थी, जबकि नोबल्स और जो क्लर्जी सेक्शन था उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, जबकि जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग भूखों मर रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग वर्सेलाइज के जो महल थे उसके सामने इकट्ठा हो जाते हैं और राजा जो है वो डरने लगता है कि जनता शायद महल पर अटैक कर देगी, उन पर अटैक कर देगी। वो सेना को बुला लेता है और ऐसी एम्बेरेसिंग सिचुएशन में ये बास्तिल के किले को तोड़ने की घटना हो जाती है, जब 7,000 से अधिक की भीड़ टाउन हॉल के सामने इकट्ठा होती है। सेना आने की स्थिति में वो हथियारों की को प्राप्त करने के लिए जो है वो सरकारी बिल्डिंगों को लूटने लग जाती है। फिर वो शहर के पूर्वी भाग में बास्तिल के फोर्ट पर अटैक कर देते हैं, जहां वो ये सोच रहे थे कि बहुत बड़ा जो है अस्त्र शस्त्र उनके हाथ लगेंगे, लेकिन वहाँ जो लड़ाई होती है उसमें वो वहाँ के कमांडर को मार देते हैं और पूरे किले के ऊपर अपना अधिकार कर लेते हैं और साथ ही साथ बास्तिल की जेल में जो कैदी थे उनको भी वहाँ से भगा देते हैं। और इस तरह से राजा की शक्ति के एक बहुत बड़े केंद्र के रूप में बास्तिल को जनता जीत लेती है। और पीपल सब तरफ से जब ये सूचना शहर में फैलने लगती है तो चारों तरफ जो है फ्रांस के पेरिस शहर में एक तरह से असंतोष की स्थिति हो जाती है। सब तरफ जो है लोग हथियार लेकर भाग जाते हैं, भीड़ भाड़ और दुकानें लूटना और बेकरी और उनको लूटना प्रारंभ हो जाता है। और इस तरह से ये फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हो जाती है, जहाँ जनता जो है शक्तियाँ अपने हाथों में ले लेती है। और ये जो है सिचुएशन जब बहुत लंबे समय तक रहती है तो फिर जो है राजा को थर्ड एस्टेट की डिमांड जो है, नेशनल असेंबली की डिमांड जो है वो माननी पड़ती है। और नेशनल असेंबली जो है डिसाइड करती है टू एलिमिनेट ऑल क्लासेस, टाइटल्स, नोबिलिटी से नोबल्स एंड क्लर्जी मस्ट पे टैक्सेस टू। और जब उनकी डिमांड मान ली जाती है तो फिर वो आगे डिमांड करते हैं कि नोबिलिटी और क्लर्जी सेक्शंस को भी टैक्स देने चाहिए। और इस तरह से इक्वलिटी की डिमांड जो है वहाँ पर शुरू हो जाती है और इस तरह से फ्रांस के नए कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड यहाँ पर प्रारंभ होती है। और इसी नेशनल असेंबली द्वारा फ्रांस का नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना प्रारंभ हो जाता है, जो 1791 में जाकर कंप्लीट हो जाता है। और यहीं से दुनिया को फ्रांस की क्रांति से 3 नए मैसेज मिलते हैं, जिन्हें लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी कहा जाता है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा या भ्रातृत्व की भावना जो है इस क्रांति के
जो मैसेज है वो वर्ल्ड तक पहुंचता है। भले ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अच्छी चीज़ें थी, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन में सभी लोगों को समानता नहीं मिली थी, सभी लोगों को वोटिंग का राइट भी नहीं मिल पाया था। नॉट ऑल सिटीजन हाउवर हैड द right to vote. Only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage were given the status of active citizen, that is they were entitled to vote। यानी 25 साल से अधिक उम्र के पुरुषों को जो 3 दिन तक का जो है एक मजदूर की इनकम का 3 दिन जितनी इनकम का टैक्स जो है जमा कराते हैं, उन्हें एक्टिव सिटीजन कहा गया, और वही सिटीजन जो है वोट दे सकते थे। बाकी सभी महिलाओं और जो है बाकी लोग जिनकी इनकम इतनी नहीं होती थी, उन्हें पैसिव सिटीजन माना गया और वो वोट नहीं कर सकते थे। तो ये एक शुरुआती कॉन्स्टिट्यूशन था जहाँ पर जो है वो कुछ समानताएं और राइट टू वोट दिया गया। बाद में इसमें बहुत सारे परिवर्तन आगे भी होते रहे। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बार बदला और इसने बहुत सारे चेंजेस आए, लेकिन यहाँ से एक शुरुआत होती है जिसको हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन का प्रारंभ कह सकते हैं। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो की जाती है दैट इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। ठीक है, मनुष्य और नागरिक की जो है राइट्स या अधिकारों की बात इसमें की जाती है, जहाँ पर मैन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, जहाँ पर मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र पैदा होता है और उसको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। एक देश के नागरिक रूप में प्रत्येक नागरिक समान होता है, इस तरह के विचार जो है इस संविधान में रखे गए। द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिनिएबल राइट्स ऑफ मैन। और हर देश की जो सरकार है या राजनीतिक संस्था है, उनका ये कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों के इन अधिकारों की रक्षा करे, प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी एंड रेसिस्टेंस ऑफ ऑपरेशंस, और उन्हें जो है दीज आर लिबर्टी, प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी, लोगों को स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा प्रदान करे, साथ ही साथ जो है उनके साथ अन्याय ना करे। द सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेंटी रिसाइड इन द नेशन, देश की सारी शक्तियाँ जो है देश में निहित है। नो ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज ऑथोरिटी, और किसी व्यक्ति और जो है समूह पर ये शक्तियाँ जो है लागू नहीं होती, ये पूरे देश में निहित होती है। दैट डजंट कम फ्रॉम द पीपल। और लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू वॉट एवर इज नॉट इंजूरियस टू अदर्स। और स्वतंत्रता का मतलब ऐसी सारे कार्य करने की स्वतंत्रता जहाँ पर किसी कार्य से किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचता हो। द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शन दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटी। और कानून को ये अधिकार होता है कि वो उन सारे कार्यों को रोक सके जो सोसाइटी के अगेंस्ट हो। लॉ इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। और कानून जो है सभी लोगों की सामूहिक इच्छा को ही कानून कहा गया। ऑल सिटीजन हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन दिस फॉर्मेशन, सभी लोगों को कानून के निर्माण में पार्टिसिपेशन होने का हक होना चाहिए, पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। या तो पर्सनली वो पार्टिसिपेट करे कानून बनाने में, या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करे, लेकिन कानून जो है लोगों की इच्छा से बनने चाहिए। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट, और सभी नागरिक कानून के समान इक्वली ट्रीट किए जाने चाहिए। कानून के सामने सब लोग बराबर होने चाहिए। नो मैन में बी अक्यूज, अरेस्टेड और डिटेन्ड, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, आरोप नहीं किया जाए जब तक कि वो किसी कानून को ना तोड़े। एवरी सिटीजन में स्पीक, राइट एंड प्रिंट फ्रीली, सभी लोगों को जो है बोलने, लिखने, पढ़ने की स्वतंत्रता हो, छापने की, प्रिंट करने की स्वतंत्रता हुई। मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एब्यूज ऑफ सच लिबर्टी इन केस डिटरमाइंड बाय द लॉ। और वो तब तक लिख पढ़ सकता है जब तक कि वो किसी कानून को नहीं तोड़ता है। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स एंड फॉर द एक्सपेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अ कॉमन टैक्स इज इंडिस्पेंसिबल। और लोगों की इन सारी सुविधाओं के लिए जो है सरकार की तरफ से टैक्स लगाने चाहिए। इट मस्ट बी असेस्ड इक्वली, लेकिन टैक्स सभी लोगों के लिए एक समान होने चाहिए। और सिंस प्रॉपर्टी इज अ सैक्रेड एंड इनवायलेबल राइट, नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ इट। और संपत्ति का अधिकार जो है एक जो है आवश्यक अधिकार के रूप में यहाँ पर घोषित किया गया। तो इस तरह के बहुत सारे राइट्स जो है इस नए कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा फ्रांस के नागरिकों को प्रदान किए गए। और साथ ही साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के साथ ही फ्रांस एक रिपब्लिक हो गया, जहाँ पर राजा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए देश पर रूल करेगा। तो मोनार्की का यहाँ पर एंड होता है, और यही ये फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी विशेषता है। इस क्रांति में आगे बहुत सारे घटनाक्रम आते हैं, लेकिन इसी के साथ आज के इस वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आगे की इस क्रांति से रिलेटेड घटनाओं को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। वी विल मीट नेक्स्ट
इन नेक्स्ट वीडियो सून. तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल. हैव अ नाइस डे.